न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करें तो IMNCI वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर आ सकता है, ठीक। प्लस प्रैक्टिकल में केस डिस्कशन पे प्रैक्टिकल में आता है जो 10 नंबर का आता है। तो इसमें अपन जब कवर करेंगे तो केस डिस्कशन हर किसी कंडीशन का एक केस डिस्कस करेंगे कि अब केस डिस्कशन में अपन को प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। IMNCI की बात करें तो आप फुल फॉर्म देखें, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। एन मीन्स न्यूनेटल, सी मीन्स चाइल्डहुड और आई मीन्स इलनेस। उसकी इलनेस को, चाइल्ड और न्यूनेटल इलनेस को हमको आइडेंटिफाई करना है इंटीग्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन एक साथ प्रेजेंट होती है, उसको एक साथ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अपने इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, IMCI, ठीक है। और फिर IMCI से IMNCI कैसे कन्वर्ट हुआ, उसके लिए क्या चेंजेस हुए। फिर IMNCI के अंदर केस मैनेजमेंट है फॉर द सिक यंग इन्फेंट अप टू 2 मंथ ऑफ एज, ठीक है। तो अपन इसमें बात करेंगे कि IMNCI के अंडर में अपन देखें तो 0 से लेके 5 साल के बच्चों को कवर किया जाता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक 0 से लेके 2 मंथ तक के बच्चों के लिए अलग फ्लो चार्ट है, ठीक है ना, वो अपन को पता होना चाहिए। फिर 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक के बच्चों के लिए अलग से फ्लो चार्ट है और उसके लिए फ्लो चार्ट है वो डिफरेंट है और उसमें क्या क्या कवर करेंगे वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें सिक यंग इन्फेंट अप टू 2 मंथ ऑफ एज, इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे, PSBI पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जॉन्डिस, डायरिया, फीडिंग प्रॉब्लम, वेरी लो वेट बेबी है उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, इम्यूनाइजेशन स्टेटस और डेवलपमेंट सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर में ये सब असेस करेंगे अपन, ठीक है। 2 महीने से छोटे बच्चे में और 2 महीने से 5 साल के बच्चे में अपन क्या असेस करेंगे, सबसे पहले जनरल डेंजर साइन ये कितने होते हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डायरिया, फीवर और ईयर प्रॉब्लम, ये सब इसमें कवर करेंगे। और लास्ट में केस डिस्कशन करेंगे हर किसी कंडीशन का। तो इसमें अपन डिफरेंस देखेंगे IMCI और IMNCI में डिफरेंस देखेंगे। तो IMCI वो WHO द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है ना, किया गया था विथ कोलाब्रेशन यूनिसेफ एंड मैनी अदर्स एजेंसी। इसमें क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को एड्रेस किया जाता है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखा जाता है, प्लस अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजीज लाइक प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, ये IMCI में इंक्लूड किया गया था। इसमें न्यू नेटल केयर को इंक्लूड नहीं किया गया था और इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया ने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो उसका क्या नाम रख दिया, IMNCI, जिसके अंडर में न्यू नेटल केयर को इंक्लूड किया गया था 0 to 7 डेज के टाइम पे जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं, न्यू नेटल केयर, जिसको इंक्लूड किया गया था। प्लस चाइल्डहुड इलनेस है वो पहले से ही प्रेजेंट थी IMCI में, वो तो है ही, और उसके साथ में न्यू नेटल केयर को ऐड कर दिया गया। तो कौन सा, इंडियन अडेप्टेशन IMNCI का फॉर्मुलेशन हो गया। फिर अपन देखें कि रैशनल फॉर ए इंटीग्रेटेड एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच टू द केस मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है, इसमें क्या कि चिल्ड्रन में है, ठीक है, उसको मल्टीपल उसमें साइन और सिम्टम प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी डिजीज के जो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, लाइक डायरिया की साइन और सिम्टम प्रेजेंट है, एक्यूट रेस्पिरेटरी, मलेरिया, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन, ईयर पेन, ठीक है। तो ये सब डिजीज है जो IMNCI में कवर किए जाते हैं। इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं, मैड ट्रिक से याद कर सकते हैं, न्यूमोनिक से M 3 बार यूज करना है, मलेरिया हो गया, माल न्यूट्रिशन, मीजल्स, ए से क्या हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डी से क्या हो गया, डायरिया, और ई से ईयर पेन। तो मल्टीपल कंडीशन है। जैसे अपन देखें कि IMNCI वैसे यूज़ कहाँ पे किया जाता है, पेरिफेरी में यूज़ किया जाता है, पेरिफेरी वर्कर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, जहाँ पे कंफर्म डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। तो वहाँ साइन और सिम्टम के बेसिस पे डायग्नोसिस फॉर्मुलेट किया जाता है, उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो मल्टीपल डिजीज के मल्टीपल साइन और सिम्टम प्रेजेंट है तो उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेटेड अप्रोच
यूज करते हैं, क्योंकि सिम्टम ओवरलैप होने के कारण सिंगल डायग्नोसिस है वो पॉसिबल नहीं होता है और ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, मल्टीपल डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को अपन ट्रीट करते हैं, ठीक। इसीलिए IMNCI के अंडर में इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो नेसेसरी है। और अपन IMNCI में अपन केस मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा कि इसको अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक यंग सिक इन्फेंट एज अप टू द 2 मंथ और एक सिक चिल्ड्रन एज 2 मंथ टू अप टू 5 ईयर, 0 to 5 ईयर एज ग्रुप इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें अपन 0 to 2 मंथ, 2 मंथ टू 5 ईयर 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको मैनेज करेंगे। दोनों के लिए कंडीशन के लिए फ्लो चार्ट है वो डिफरेंट टाइप का फ्लो चार्ट है। और इस गाइडलाइन में कौन कौन सी कंडीशन है जिसको मैनेज नहीं किया जाता है, एक तो मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपने को बताना चाहिए, ठीक है। और अदर एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन लाइक एक्सीडेंट हो गया, इंजरीज हो गई, इस कंडीशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। प्लस केयर एट द बर्थ के टाइम पे जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसको भी इसमें IMNCI के अंडर में कवर नहीं किया जाता। तो ये अपन को पॉइंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन है जिसको IMNCI के अंडर में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और सबसे पहले अपन बात करें सिक यंग इन्फेंट, कहाँ से 0 to 2 मंथ एज ग्रुप के बच्चों में अपन असेसमेंट कैसे करेंगे। तो आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी के OPD पे कोई ठीक है ना, न्यूबॉर्न आया, ठीक है, कोई बच्चा आया जो कोई इलनेस प्रेजेंट है, उसमें आप असेसमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे PSBI, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जॉन्डिस, ठीक। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर वो अपन आगे कवर करेंगे, और जॉन्डिस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, डेंजर साइन ऑफ जॉन्डिस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, ये सब अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट किसका करेंगे, PSBI का, फिर जॉन्डिस का। उसके बाद में अपन असेसमेंट क्या करेंगे, 4 पॉइंट का, एक डायरिया का, एक फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार हुआ, या वेरी लो वेट है, उस कंडीशन का असेस करेंगे। उसके बाद फिर इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करेंगे, और फिर लास्ट में डेवलपमेंट सपोर्टिव प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग अपन असेस करेंगे। तो 4 कंडीशन है जो 1 by 1 सीक्वेंस में अपन असेस करेंगे। और इसके बाद अपन क्या, कोई अदर प्रॉब्लम है उसको भी अपन को असेस करना है बच्चे में, और सब असेसमेंट के बाद अपन कंडीशन को क्लासीफाई करेंगे और उसका ट्रीटमेंट एक्शन है वो आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू द कलर कोडेड ट्रीटमेंट चार्ट बुकलेट, ठीक है। कलर कोडेड ट्रीटमेंट चार्ट होता है कि हम सबसे पहले कंडीशन को क्लासीफाई करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट कलर कोडेड ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें कलर कोडिंग की बात करें तो 3 कलर कोडिंग यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए। एक पिंक, जिसमें क्या होता है, अर्जेंट रेफरल होता है। येलो कैटेगरी की बात करें तो येलो में ट्रीटमेंट एट द आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी, और फिर ग्रीन कैटेगरी की बात करें तो होम मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और पिंक की बात करें अपन, पिंक और डिटेल में देखें तो आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी, जहाँ पे बच्चा आया वहाँ पे क्या क्या रेफर करने से पहले पहले उसको प्री रेफरल ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये देखेंगे अपन। प्लस पेरेंट को क्या क्या एडवाइस दी जाती है, और फिर उसको यंग इन्फेंट को फाइनली रेफर किया जाता है, ठीक। अब रेफरल फैसिलिटी देखें, वहाँ पे उसको इमरजेंसी ट्रायज एंड ट्रीटमेंट ETT, ठीक, ट्रायल्स की बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। डायग्नोसिस प्रॉपरली होता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मॉनिटरिंग होती है और फॉलो अप विजिट होती है। ये कहाँ पे होता है कि एक बार अपन पेशेंट अपने पास आया, आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी पे, वहाँ पे अपन को प्री रेफरल ट्रीटमेंट देने को अपन रेफर किया, और रेफरल फैसिलिटी पे ये कंडीशन उसको प्रोवाइड की जा सकती है। येलो कैटेगरी की बात करें तो येलो कैटेगरी में आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी के, जहाँ जिस OPD में पेशेंट आया वहीं पे उसको उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसमें लोकल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ओरल ड्रग प्रोवाइड की जा सकती है, प्लस, ठीक है, केयर टेकर को एडवाइज और टीच किया जा सकता है कि बच्चे की कैसे केयर रखें, प्लस फॉलो के बारे में उनको बताया जाता है। होम विजिट की बात करें तो होम मैनेजमेंट में बात करें तो केयर टेकर को काउंसिल किया जाता है रिगार्डिंग द ओरल ड्रग के रिगार्डिंग, ठीक है, ट्रीट द लोकल इन्फेक्शन,
ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कीप द यंग इन्फेंट वार्म एंड प्रोवाइड द डेवलपमेंट सपोर्टिव केयर, और व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, कि कौन सी कंडीशन हो जाए बच्चे में, ठीक है, उस टाइम आपको इमीडिएटली रिटर्न आना है। और फॉलोअप विजिट के बारे में बताया जाता है कि बच्चे को जब ट्रीटमेंट कंटिन्यू कब कब उसको आपको फॉलोअप के लिए आना है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, इसके बेस क्लासीफाई करेंगे। यदि पिंक कैटेगरी में क्लासीफाई होता है तो उसको ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। येलो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं अपन तो आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और ग्रीन कैटेगरी में होम मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कंप्लीट अपना 0 to 2 ईयर के 0 to 2 मंथ के बच्चों में, ठीक है ना, का फ्लो चार्ट हो गया कि कैसे असेस कर सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कलर कोडिंग के बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले कोई यंग सिक इन्फेंट है तो उसमें सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, PSBI, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और सेकंड जॉन्डिस। अब क्या होता है, यंग इन्फेंट है उसमें सीरियस इन्फेक्शन प्रेजेंट है। सीरियस इन्फेक्शन के अपन कंडीशन देखें कि सेप्सिस हो रखा हो, न्यूमोनिया हो रखा हो, या मेनिंजाइटिस हो रखा हो, ठीक है। इस कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करना यंग सिक इन्फेंट में मुश्किल होता है क्लिनिकली, ऑन द बेसिस ऑफ ना साइन और सिम्टम के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि कौन सी कंडीशन उसमें प्रेजेंट है। इसलिए अपन सब कंडीशनों को मिला के क्या डायग्नोसिस बनाते, PSBI का अपन डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन में यदि बच्चे में सीरियस इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसकी कंडीशन है वो रैपिडली डिटोरिएट हो सकती है। इसलिए एवरी सिक यंग इन्फेंट मस्ट बी केयरफुली असेस फॉर द PSBI। सबसे पहले PSBI के लिए उसका असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। PSBI में अपन कौन कौन सी कंडीशन, सेप्सिस, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस कोई भी हो सकती है, इन सबको अपन एज एक ही फॉर्म में अपन आइडेंटिफाई करते हैं PSBI, क्योंकि इनको डिफ्रेंशिएट करना यंग इन्फेंट में बहुत मुश्किल होता है। ऑन द बेसिस ऑन द साइन ऑफ एंड सिम्टम के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है इन्फेक्शन को, इसलिए अपन एक ब्रॉड टर्म दे देते हैं PSBI। तो PSBI का क्लिनिकल असेसमेंट के लिए अपन कौन कौन से फैक्टर देखते हैं, ठीक है ना। मैनी क्लिनिकल साइन पॉइंट टू पॉसिबल सीरियस इन्फेक्शन के बहुत सारे साइन है जो क्या इंडिकेट करते हैं, PSBI को इंडिकेट करते हैं, उसी का अपन असेसमेंट करेंगे इन द सिक यंग इन्फेंट। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट हो गया, साइन हो गया डिफिकल्टी इन फीडिंग, ठीक है। क्योंकि कोई यंग इन्फेंट है जिसमें फीडिंग की डिफिकल्टी आ रही है, कि जिसको पहले वो बढ़िया फीडिंग ले रहा था, अब उसको फीडिंग है वो पुअरली हो गई है, तो ये भी एक साइन है, ठीक है ना। क्या इंडिकेट करता है, PSBI को इंडिकेट करता है। फिर अपन नेक्स्ट साइन देखें कन्वर्जन, ठीक है। कोई प्रेजेंट करंट इलनेस थी उसकी वजह से उसको कन्वर्जन आने स्टार्ट हो गए, तो भी इसको कौन सी कैटेगरी में अपन क्लासीफाई करेंगे, PSBI की, ठीक है। कन्वर्जन देखें तो अपन मेनिंजाइटिस की कंडीशन में आ सकते हैं, या अदर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो बच्चे को यंग इन्फेंट को कन्वर्जन आ सकते हैं। कन्वर्जन को हम कैरेक्टराइज करें तो कौन से टाइप के, क्या टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट टाइप कन्वर्जन भी प्रेजेंट हो सकता है, या अप रोलिंग ऑफ द आईबॉल्स टाइप भी कन्वर्जन प्रेजेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा यही प्रेजेंट हो, अदर टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो कन्वर्जन वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट ऑफ द आई, या लिप स्मैकिंग, या स्टेरिंग लुक, ये सब भी कंडीशन, ये सब भी क्या इंडिकेट करती है, कन्वर्जन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट साइन देखें जो PSBI में प्रेजेंट हो सकता है, फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। फास्ट ब्रीदिंग को कैसे काउंट करता है कि अपन को एक फुल मिनट तक ब्रीथ को काउंट करना है, प्लस चेस्ट और एब्डोमेन मूवमेंट को साथ में ऑब्जर्व करना है। जब ये अपन ब्रीथ काउंटिंग कर रहे हैं उस टाइम बच्चा है वो यंग इन्फेंट है वो काम होना चाहिए, स्लीप कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। इससे ठीक क्यों, क्योंकि यदि बच्चा क्राइंग हो रहा है तो ब्रीदिंग काउंट को अफेक्ट कर सकता है। प्लस अपन कट ऑफ देखें, फास्ट ब्रीदिंग का कट ऑफ होता है वो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 0 to 2 मंथ के लिए अलग फास्ट ब्रीदिंग रेट होती है, 2 मंथ टू 12 मंथ के लिए अलग ब्रीदिंग रेट होती है, और 12 मंथ टू 5 ईयर के लिए अलग ब्रीदिंग रेट होती है। इसको अपन फास्ट ब्रीदिंग कब बोलेंगे, 0 to 2 मंथ के बच्चे में मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट है, 2 महीने से 12 महीने के बच्चे में मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट है, 12 महीने से 1 साल के बच्चे में 12 महीने से 5 साल के बच्चे में अपन कब बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग, जब उसकी ब्रीदिंग रेट है वो मोर देन 40% है।
ठीक, तो अपन इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो रेंज है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे अपन यंग अडल्ट या एडोलसेंट की बात करें वहाँ पे अपन नॉर्मल कितनी रेंज होती है 12 से 16, ठीक है। तो अपन याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है नॉर्मल ब्रीदिंग काउंट की जो क्राइटेरिया है वो डिक्रीज होता जाता है। तो अपने अभी यहाँ पे किसकी बात करें, यंग इन्फेंट 0 to 2 मंथ के, तो यहाँ क्राइटेरिया क्या हो जाएगा 60 या मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट कंसिडर एज ए फास्ट ब्रीथिंग। PSBI से रिलेटेड एक और साइन की बात करें तो सीवियर चेस्ट इनड्रोविंग, इसका मतलब क्या होता है पहले अपन को बता देते हैं कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम, नॉर्मल बात करें अपन इंस्पिरेशन करते हैं तब अपना चेस्ट वॉल प्लस एब्डोमेन, ठीक है, उनकी मूवमेंट होती है आउटवर्ड होती है। यदि चेस्ट इनड्रोविंग प्रेजेंट है उस कंडीशन में क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लोअर चेस्ट वॉल है, इंपॉर्टेंट लोअर चेस्ट वॉल, उसकी मूवमेंट क्या होती है इनवर्ड मूवमेंट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं चेस्ट इनड्रोविंग। क्यों होती है इनवर्ड, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा एफर्ट लगता है यंग इन्फेंट को कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, इसलिए चेस्ट वॉल है लोअर चेस्ट वॉल है वो उसकी मूवमेंट है इनवर्ड मूवमेंट होती है। और ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, चेस्ट इनड्रोविंग न्यूमोनिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। फिर अपन टेम्परेचर देखते हैं, ठीक, ये भी एक तरह से यदि लो या हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है तो क्या ये भी एक तरह से PSBI का साइन है। ठीक है, इसमें अपन क्या टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली कौन सी लोकेशन में मेजर करते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर करते हैं अपन। और टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि यदि टेम्परेचर है वो मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस है, वो क्या इंडिकेट करता है फीवर की कंडीशन को इंडिकेट करता है। और यदि इतना टेम्परेचर प्रेजेंट है तो ये PSBI का साइन है। और यदि टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस है तो ये इसका मतलब क्या हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। और हाइपोथर्मिया एक तरह से PSBI का सजेस्ट करता है, PSBI का साइन है। फिर अपन नेक्स्ट और साइन क्या देख सकते हैं PSBI के लिए, अम्बिलिकल इन्फेक्शन, ठीक है, कि रेडनेस अराउंड द अम्बिलिकस या पस डिस्चार्ज फ्रॉम द अम्बिलिकस। और क्या क्या फैक्टर दे सकते हैं, स्किन पुस्यूल्स के मल्टीपल या लार्ज पुस्यूल या ब्लिस्टर प्रेजेंट है बॉडी पे, ठीक है ना, लेथार्जी या अनकॉन्शियस है यंग, ठीक, यंग इन्फेंट, ठीक है, डज नॉट वेक नॉर्मली, क्या होता है अनकॉन्शियस या लेथार्जी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल जितना वेक कर रहा था उतना वेक नहीं कर रहा, डज नॉट वेक नॉर्मली। और नो रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन के, कोई स्टिमुलेशन की कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। और स्टॉप एक्टिवली आफ्टर द वेकिंग, ठीक है ना, तो स्टॉप एक्टिविटी आफ्टर द अवेकिंग, ठीक है, बच्चा जागने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सिर्फ डल टाइप का डल सा पड़ा हुआ है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं लेथार्जी अनकॉन्शियसनेस। या फिर एक और कंडीशन है कि लेस देन नॉर्मल मूवमेंट, रिड्यूस द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है, कि मूव ओनली ऑन स्टिमुलेशन, ठीक। तो ये मल्टीपल टाइप के साइन है जो अपन असेस करते हैं किस कंडीशन में, PSBI को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अपन अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अपन कि इन साइन को अपन आइडेंटिफाई कर लिया, इन्हीं साइन के बेसिस में कौन सा साइन प्रेजेंट है तो उसको अपन PSBI की कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन है इस PSBI की, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू आईमीन से इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले PSBI या वेरी सीवियर डिजीज, सेकेंड कंडीशन क्या होगी न्यूमोनिया, थर्ड कंडीशन लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फोर्थ कंडीशन होगी इन्फेक्शन अनलाइकली, ठीक है। जो अपने साइन देखे हैं उसी बेसिस पे अपन इस कंडीशन को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्लासीफाई कर रखा था, तो PSBI या वेरी सीवियर डिजीज कब बोलेंगे, जब एनी वन ऑफ द प्रेजेंट, जो अपन नीचे साइन की लिस्ट है उसमें इसको एक साइन भी प्रेजेंट है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे PSBI, ठीक है। नॉट एबल टू फीड या पुअर फीडिंग कंडीशन है तो PSBI है। कोई एक साइन, अपन यहाँ पे टोटल 8 साइन देखेंगे, इनमें से कोई एक साइन प्रेजेंट है तो वो PSBI को इंडिकेट करता है। या कन्वर्जन आ रहे हैं PSBI हो गया, या फास्ट ब्रीदिंग है, ठीक है ना, कब, जब बच्चे की उम्र लेस देन 7 डेज है, ठीक है, कि यंग इन्फेंट आया अपने पास, उसकी एज कितनी लेस देन 7 डेज और उसको फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है। अपन ने क्राइटेरिया देखा था कितनी होती है फास्ट ब्रीदिंग, लेस देन 2 मंथ के बच्चों में लेस देन मोर देन 60 इक्वल टू 60 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग। अपन ये 7 दिन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यदि 7 दिन से लेके 2 महीने तक फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है बच्चे में तो उसको अपन PSBI नहीं बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे कंडीशन को
न्यूमोनिया की कंडीशन बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट अपन को पता होना चाहिए कि फास्ट ब्रीदिंग का क्राइटेरिया है वो 7 डेज तक यदि प्रेजेंट है तो PSBI है, और 7 डेज से लेकर 2 मंथ तक प्रेजेंट है तो वो न्यूमोनिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। प्लस सीवियर चेस्ट इनरोमिंग प्रेजेंट है, वो क्या इंडिकेट करेगी? PSBI को इंडिकेट करेगी। फीवर की कंडीशन प्रेजेंट है, हाइपरथर्मिया, PSBI हो गया। या हाइपोथर्मिया की कंडीशन है कि टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस। लेथार्जी के अनकॉन्शियस है, या मूवमेंट ओनली ऑन द स्टिमुलेशन, या नो मूवमेंट। इसमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? PSBI का कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करेंगे। और उसके लिए ट्रीटमेंट कैटेगरी क्या होगी? पिंक कैटेगरी होगी। पिंक कैटेगरी में क्या है? अर्जेंट रेफरल। अर्जेंट रेफरल करने से प्री रेफरल ट्रीटमेंट अपन देते हैं, प्री रेफरल ट्रीटमेंट। उसमें क्या रहता है? एंटीबायोटिक देते हैं, IM एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी? एम्पिसिलिन कितने डोज में? 50 mg पर kg, और जेंटामाइसिन कितना? 7.5 mg पर kg। डोज भी पता होना चाहिए, और कौन से टाइप के एंटीबायोटिक देते हैं, कौन से रूट से? इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, प्री रेफरल ट्रीटमेंट के अंडर में आ गया। प्लस प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसेमिया, कि ब्रेस्ट फीडिंग को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना ताकि अपन हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट कर सके, ये एडवाइस देनी है। प्लस मदर को एडवाइस क्या देनी है? अदर एडवाइस, कीप द यंग इन्फेंट वार्म। KMC के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। KMC का यूज़ करके भी कंगारू मदर केयर के थ्रू भी बच्चे को वार्म रख सकते हो। तो ये अपना पिंक कैटेगरी का ट्रीटमेंट हो गया, और क्लासिफिकेशन PSBI हो गया। न्यूमोनिया की कंडीशन कब बोलेंगे? कि फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है बच्चे में, ठीक है ना, और उसकी एज है वो 7 डेज टू 59 डेज के बीच में। और यदि लेस देन 7 डेज है तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? PSBI की कैटेगरी में। यदि 7 डेज टू 59 डेज के बीच में एज है और फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है तो उसको कौन सी क्लासीफाई करेंगे कैटेगरी में? न्यूमोनिया की कैटेगरी। प्लस एक और पॉइंट का ध्यान रखना है कि यदि बच्चे में लो वेट है, उसका बर्थ वेट है, या एनी अदर सीवियर साइन प्रेजेंट है तो उसको अपन एज ए PSBI ट्रीट करेंगे और अर्जेंट रेफर कर देंगे, ठीक। और अपन न्यूमोनिया कैटेगरी की बात करें क्लासिफिकेशन की, तो कलर कोडिंग क्या हो जाएगा? येलो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे इसको। और येलो कैटेगरी में ट्रीटमेंट देखें अपन तो ओरल एंटीबायोटिक अपन देते हैं, कौन सी? एमोक्सिसिलिन। होम केयर के लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है। और फॉलोअप है वो आफ्टर 2 डेज के बाद फॉलोअप के लिए आना है। और ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 7 डेज का होता है। तो ये येलो कैटेगरी का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट अपन देखें कि अपन साइन देखे थे, यदि अम्बिलिकस रेड, या ड्रेनिंग पस फ्रॉम द अम्बिलिकस, या स्किन पुस्यूट, तीनों में से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन प्रेजेंट है। और इसको कौन सी कलर कोडिंग कैटेगरी होगी? येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी में क्या होगा? ट्रीट एट द होम विद द ओरल एंटीबायोटिक। ओरल एंटीबायोटिक कौन सी यूज करते हैं? एमोक्सिसिलिन हो गया। प्लस ट्रीट द लोकल इन्फेक्शन बाई अप्लाइंग द 0.5% जेंसन वायलेंट और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ठीक। अपन को पता होना चाहिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, लोकल ऑइंटमेंट, या फिर जेंसन वायलेंट 0.5% लोकल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। फॉलोअप विजिट का क्या रहेगा शेड्यूल? आफ्टर 2 डेज आपको फॉलोअप विजिट के लिए आना है। तो ये लोकल इन्फेक्शन का, ठीक है, कलर कोडिंग के कैटेगरी के बेसिस पे ट्रीटमेंट हो गया। ये कोई भी साइन ऑफ द PSBI नहीं है, अपने जितने भी साइन देखे ऊपर कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई लोकल इन्फेक्शन के साइन प्रेजेंट है, दोनों ही कंडीशन नहीं प्रेजेंट, तो अपन इसको कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे? इन्फेक्शन अनलाइकली। और इसके लिए कैटेगरी क्या होगी? कलर कोडिंग कैटेगरी ग्रीन कैटेगरी। और ट्रीटमेंट क्या होगा? रूटीन केयर, और इसमें कोई भी एंटीबायोटिक अपन को यूज नहीं करनी है। यदि यंग इन्फेंट में कन्वर्जन परसेंट है तो रेफर करने से प्री रेफरल ट्रीटमेंट देना होता है अपन को। तो अपन को पता होना चाहिए उस टाइम अपन को ट्रीटमेंट पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? डायजेपम अपन यूज़ करते हैं। डायजेपम का सॉल्यूशन आता है वो कितना होता है? 10 mg 2 ml का सॉल्यूशन आता है। और कितनी डोज में अपन यूज़ करते हैं? 0.25 mg पर kg। मिलीग्राम में बात करें तो, और ml में बात करें तो 0.05 ml पर kg IV रूट के थ्रू अपन डायजेपम देते हैं, जिसके थ्रू अपन कन्वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि रेक्टली दे रहे हैं, ठीक है, तो रेक्टल की कंडीशन में अपन को जो डोज IV डोज है उसको डबल कर देना है, कि 0.25 mg था उसको 0.5 mg कर देना है। और
0.05 ml था उसको 0.1 ml पर kg देना है, ठीक है ना। तो दो रूट के थ्रू देते हैं, या तो अपन IV रूट या फिर रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं। डायजेपम देते हैं, उसका डोज कितनी रहती है, IV डोज की बात करें तो 0.25 mg पर kg, और रेक्टल डोज की बात करें तो 0.5 mg पर kg। और यदि कन्वर्जन है, ठीक, डोज देने के बाद भी कंटिन्यू है, कन्वर्जन बंद नहीं हो रहे, स्टॉप नहीं हो रहे, तो 10 मिनट के बाद अपन को डायजेपम की डोज को रिपीट कर देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है अपन को कि लेस देन 2 वीक ऑफ एज, यदि बच्चे की एज लेस देन 2 वीक है तो उस कंडीशन में अपन डायजेपम की जगह कौन सी ड्रग यूज करते हैं, फिनोबार्बिटॉल, ठीक है। इसका कौन सॉल्यूशन के साथ है, 2 mg पर ml सॉल्यूशन आता है, और उसका डोज कितना यूज करना है अपने बच्चे में, ठीक है, 20 बच्चे में, यंग इन्फेंट में कितना 20 mg पर kg IM रूट के थ्रू अपन देते हैं फिनोबार्बिटॉल 20 mg पर kg। अपन को कैलकुलेट करना वेट के बेसिस पे और IM रूट के थ्रू देना है, और अपन को कन्वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस याद रखना कि एज यदि लेस देन 2 वीक है उस कंडीशन में फिनोबार्बिटॉल देते हैं, और बाकी वरना डायजेपम हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द कन्वर्जन। अपन केस डिस्कशन करें PSBI रिलेटेड, ठीक। तो एक केस के 5 डे ओल्ड न्यूबॉर्न, अपन को क्या होगा कि अपन कौन सा एज क्राइटेरिया आ गया, 0 to 2 मंथ वाला यंग सिक इन्फेंट वाला अपन को फ्लो चार्ट फॉलो करना है, ठीक है। कि 5 डेज ओल्ड है, पुअर फीडिंग है, एक साइन हो गया, फीवर प्रेजेंट है, हाइपरथर्मिया दूसरा साइन हो गया, फास्ट ब्रीदिंग है, ठीक है, 70 पर मिनट। अपन ने क्या बोला था, 0 to 7 डेज में यदि फास्ट ब्रीदिंग है तो उसको अपन किस में क्लासीफाई करेंगे, PSBI में, ठीक है। एंड लेथार्जी है तो अपन को इसकी इलनेस को, इन्फेंट की इलनेस को अकॉर्डिंग टू IMCI क्लासीफाई करना, उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा। तो अपने कौन सी कंडीशन होगी, PSBI की कंडीशन होगी। कोई एक भी साइन प्रेजेंट होता तो भी अपन PSBI बोल सकते हैं, जिसमें 4 साइन प्रेजेंट है या वेरी सीवियर डिजीज। और उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है, अर्जेंट रेफरल, और रेफर से पहले प्री रेफरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट अपन केस देखें कि जतिन इज 6 वीक ओल्ड मेल, ठीक, जो अपने आगे 0 to 2 मंथ कैटेगरी वाला फ्लो चार्ट अपन यूज करेंगे। वेट उसका 4.5 kg है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। फिजिशियन आस्क्ड व्हाट आर द इन्फेंट्स प्रॉब्लम, हिज मदर सेड दैट जतिन इज फीडिंग वेल, हैज नॉट had convulsion, the physician count 55 breath per minute and he find not chest indroming, measure the auxiliary temperature कितना 37 degree Celsius, his movement are normal, the umbilicus is normal, there are 6 skin spule, he does not have jaundice। तो अपने क्या हो गया कंडीशन कि अपन PSBI से रिलेटेड जो कि 8 साइन थे उनमें से एक भी साइन इसमें प्रेजेंट नहीं, सबके सब नॉर्मल है। प्लस इसमें अम्बिलिकस अपने लोकल इन्फेक्शन देखा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके लिए 3 कैटेगरी थी, या तो रेडनेस अराउंड द अम्बिलिकस, या फर्स्ट डिस्चार्जिंग फ्रॉम द अम्बिलिकस, या देयर प्रेजेंस ऑफ द स्किन पुस्यूल या ब्लिस्टर। तो इसके स्किन पुस्यूल प्रेजेंट है तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, लोकल बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। कलर कोडिंग ट्रीटमेंट क्या हो गया इसका, येलो कैटेगरी का ट्रीटमेंट हो गया। एक और केस की बात करें अपन, ए 20 डे ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट विद द फास्ट ब्रीदिंग 65 पर मिनट, ठीक है, और फीडिंग वेल, नो चेस्ट इंड्रोविंग, नो फीवर, क्लासीफाई द इलनेस ऑफ दिस इन्फेंट अकॉर्डिंग टू द IMCI एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब इसमें अपन को ये चीज़ का पता रखना कि इसमें बच्चे में फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है, पर उसकी एज कितनी है, 20 डेज उसकी एज है, और फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है। यदि 0 to 7 डेज एज होती तो उसको हम PSBI बोलते, पर उसको 20 डेज एज है, मतलब 7 डेज to 59 डेज के बीच में उसकी एज है, और उसको फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है, तो कौन सा क्लासीफाई हो गया अपना, न्यूमोनिया। और कलर कोडिंग कैटेगरी क्या होगी, येलो कैटेगरी होगी इसके, ठीक है ना। अपन सिक यंग इन्फेंट को देख रहे थे, कौन सी एज ग्रुप, 0 to 2 मंथ एज ग्रुप में, ठीक है। तो अपना फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट में सबसे पहले अपन ने क्या असेस किया, PSBI को असेस किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, जॉन्डिस आता है, तो अपन जॉन्डिस को कवर करेंगे, ठीक है ना। जॉन्डिस के बारे में देखेंगे, जॉन्डिस क्या होता है सबसे पहले ये देख ले, जॉन्डिस इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है ना, जो न्यूनेट में विजिबल होता है कब, जब सीरम बिलिरुबिन है उसकी वैल्यू मोर देन 5 mg पर डेसीलीटर हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि सीरम बिलिरुबिन मोर देन 5 mg पर डेसीलीटर, तभी
बच्चे में जॉन्डिस हो जाता है, सीरम 5 से ज़्यादा हो गया तो। अब चेक कैसे करते हैं, ठीक है, तो स्किन कहाँ की, फोरहेड या चेस्ट, स्किन को अपन प्रेस करेंगे, ठीक, विथ योर फिंगर टू ब्लेंस, फिर अपन फिंगर को रिमूव कर देंगे और फिर लुक फॉर द येलो कलर। यदि येलो कलर हो जाता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, जॉन्डिस। या फिर अदर पार्ट के देखिए कौन कौन से पार्ट है जिसका एग्जामिन कर सकते हैं, आइज का एग्जामिन कर सकते हैं जिसमें स्क्लेरा को देखते हैं अपन, स्किन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं येलोइश डिस्कलरेशन के लिए, पाम या सोल्स का एग्जामिन कर सकते हैं येलोइश डिस्कलरेशन के लिए। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट कि डेंजर साइन ऑफ जॉन्डिस, ठीक है ना, कि यदि ये साइन प्रेजेंट होंगे तो क्या इंडिकेट करेंगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को इंडिकेट करेंगे ऑलवेज। कौन कौन से साइन है, वो 3 टाइप के साइन है, तीनों अपन को पता होने चाहिए। कि यदि जॉन्डिस अपियर विथ इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ, के बच्चे का जन्म हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस हो गया तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। या फिर सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड साइन के येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द पाम एंड सोल्स, यदि हाथ और पाँव पीले पड़ जाते हैं बच्चे के तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। या फिर जॉन्डिस लास्टिंग मोर देन 14 डेज, के जॉन्डिस हुआ बच्चे को 2 वीक कंप्लीट हो गए फिर भी बच्चे में अभी तक जॉन्डिस सबसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी अपन क्या बोलेंगे कि वो जॉन्डिस है, वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। अपन को ये भी पता होना चाहिए कि बाद में क्या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, इट अपियर आफ्टर द 24 आवर, के बच्चे के जन्म के, ठीक है ना, 24 घंटे के बाद से जॉन्डिस अपियर होता है बॉडी में, तो कौन सा टाइप का जॉन्डिस है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पीक कब तो पहुंचता है, आफ्टर 3 to 5 डेज, कब, यदि टर्म बच्चा है, ठीक है ना, और यदि प्री टर्म बच्चा है उस कंडीशन में 5 to 7 डेज में पीक रहता है इसका। और डिसअपियर कितने टाइम में हो जाता है, विथ इन 1 to 2 वीक में डिसअपियर हो जाता है। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की एक खास बात है, इट डज नॉट एक्सटेंड टू द पाम एंड सोल एंड डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, न तो ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और न ही पाम और सोल्स के ऊपर एक्सटेंड होता है। मीन्स फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हाथ और पाँव पीले बच्चे के नहीं पड़ेंगे। यदि हाथ और पाँव पीले पड़ रहे हैं इसका मतलब बच्चे में जॉन्डिस हुआ है, उसके लिए कोई न कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन रेस्पॉन्सिबल है। अपन अब आईमीन से क्लासिफिकेशन करेंगे जॉन्डिस का, तो जॉन्डिस को 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, सीवियर जॉन्डिस, जॉन्डिस और नो जॉन्डिस। इसको अपन आगे टेबल में देखेंगे। अपने डेंजर साइन देखे थे, डेंजर साइन ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, उसमें से कोई भी डेंजर साइन प्रेजेंट है तो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, सीवियर जॉन्डिस को। जैसे एनी जॉन्डिस इफ एज इज लेस देन 24 आवर्स, के बच्चे की एज 24 घंटे से कम है और उसको जॉन्डिस हो गया, या येलो पाम एंड सोल एट एनी एज, उस कंडीशन में भी वो किस में क्लासीफाई करेंगे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन एक प्रेजेंट है तो सीवियर जॉन्डिस है। और सीवियर जॉन्डिस में क्या रहता है कि अर्जेंट रेफरल करना है और क्या काउंसलिंग करना है पेरेंट को, प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया, मदर को बोलना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखे और ताकि अपन हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकें, प्लस एडवाइज द मदर टू कीप द बेबी वार्म, ये अपन एडवाइस देंगे और उसको अर्जेंट रेफर करेंगे। और कौन से कलर कोडिंग की ट्रीटमेंट कैटेगरी है, पिंक कैटेगरी है, ठीक है ना। सीवियर जॉन्डिस के लिए कलर कोडिंग ट्रीटमेंट कौन सा हो गया, पिंक कैटेगरी का। फिर अपन बात करें कि जॉन्डिस आफ्टर द 24 आवर ऑफ एज और पाम एंड सोल्स नॉट येलो, मीन्स फिजियोलॉजिकल टाइप का जॉन्डिस हो गया तो उसको कौन सी क्लासीफाई करेंगे कैटेगरी में, जॉन्डिस की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। यदि डेंजर साइन प्रेजेंट है तो सीवियर जॉन्डिस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के साइन प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल कैटेगरी में डालेंगे, जिसको अपन सिर्फ जॉन्डिस की कैटेगरी में डालेंगे। और कलर कोडिंग ट्रीटमेंट कैटेगरी क्या हो गया, येलो कैटेगरी हो गई, और उसमें होम केयर करेंगे, ठीक है ना, ऑफ यंग इन्फेंट, फॉलोअप कितने दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज फॉलोअप रखेंगे। और यदि इफ द यंग इन्फेंट इज ओल्डर देन 14 डेज, ठीक है, उस कंडीशन में इसको रेफर कर देंगे हॉस्पिटल फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ द यंग इन्फेंट। और कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना तो जॉन्डिस अपियर हुआ है, नहीं पाम और सोल, ठीक है ना, बच्चे के येलो हुए है, उस कंडीशन में कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं है तो नो जॉन्डिस। और कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, नो जॉन्डिस। और ट्रीटमेंट कैटेगरी ग्रीन कैटेगरी, और इसमें होम केयर प्रोवाइड करना है। तो ये अपना जॉन्डिस का क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें 3 कैटेगरी होती है, सीवियर जॉन्डिस, जॉन्डिस और नो जॉन्डिस। सीवियर जॉन्डिस के लिए कलर कोडिंग ट्रीटमेंट के पिंक कैटेगरी,
जॉन्डिस के लिए कलर कोडिंग ट्रीटमेंट येलो कैटेगरी, और नो जॉन्डिस के लिए कलर कोडिंग ग्रीन कैटेगरी का ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करते हैं। अब केस की बात करें, ठीक है ना, ए 2 डे ओल्ड न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद द येलो डिस्कलरेशन, 2 दिन का बच्चा है जिसका येलो डिस्कलरेशन प्रेजेंट है स्किन का बॉडी में, ठीक है, सिंस द बर्थ, ठीक है, मीन्स विथिन 24 आवर जॉन्डिस अपीयर हुआ है, ठीक है, विथिन 24 आवर मीन्स डेंजर साइन है ये, और डेंजर साइन है तो अपन कौन सी कैटेगरी में इसको क्लासीफाई करेंगे, सीवियर कैटेगरी में, और कलर कोडिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, पिंक कैटेगरी का इसका कलर कोडिंग ट्रीटमेंट रहेगा। पिंक कैटेगरी में 3 पॉइंट याद रखने, रेफर करना है, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है, वो बेबी को वार्म रखना है, ये काउंसलिंग करनी मदर को, और उसको तुरंत रेफर कर देना है, ठीक है। तो क्लासीफाई द इलनेस ऑफ दिस इन्फेंट अकॉर्डिंग टू द IMHI एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर दिस इन्फेंट। तो ये अपन ने सब देख लिया कि ये सीवियर जॉन्डिस की कैटेगरी में क्यों इसको क्लासीफाई किया गया, और इसको कलर कोडिंग ट्रीटमेंट क्या है, और पिंक कैटेगरी में क्या क्या ट्रीटमेंट इंक्लूडेड होता है। अपन सिक यंग इन्फेंट की बात कर रहे थे 0 to 2 मंथ की, तो उसमें अपन ने 2 कंडीशन का असेसमेंट कर लिया, किसका, एक PSBI का, सेकंड जॉन्डिस हो गया, और थर्ड किसका करेंगे अपन, डायरिया का असेसमेंट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अपन देखिए डायरिया होता है क्या है, ठीक है ना, यंग इन्फेंट हैज द डायरिया इफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रेजेंट लाइक स्टूल आर मोर फ्रीक्वेंट देन द यूजुअल, ठीक है, स्टूल पास कर रहा है, वो यूजुअली कर रहा था उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पास कर रहा है स्टूल को, प्लस स्टूल आर वाटरी, ठीक है ना, मोर वाटर देन द फीकल मैटर, तभी अपन बोलेंगे उस बच्चे को डायरिया हो रखा है। प्लस एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंट लूज स्टूल, ठीक है ना, इन ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज आर नॉर्मल, ठीक, उसको अपन डायरिया नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो पहले से कंपेयर में अपन को कंपेयर करना है कि जब बच्चा नॉर्मल था उस टाइम जो स्टूल था, हिस्ट्री लेके माँ से, कि अभी जो स्टूल है वो मोर फ्रिक्वेंटली पास आउट हो रहा है, प्लस वाटर है वो पहले से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टूल में, तो उसी कंडीशन में अपन बोलेंगे कि इस बच्चे को डायरिया है। डायरिया का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें अपन को 3 चीज़ें देखनी है, एक तो साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ द डायरिया, और ब्लड इन द स्टूल। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के बेसिस पे अपन क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, डायरिया को, और ड्यूरेशन ऑफ डायरिया पे अपन मोर देन 14 डेज से प्रेजेंट है डायरिया, तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, परसिस्टेंट डायरिया में। यदि स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्री बोलेंगे। तो अपन को ये तीनों, ठीक है, असेसमेंट में तीनों पॉइंट को कवर करना है। तो सबसे पहले अपन असेसमेंट किसका करेंगे, डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का असेसमेंट करने के लिए बात कर ले, असेसमेंट से पहले बात कर ले कि डिहाइड्रेशन को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सीवियर डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, और नो डिहाइड्रेशन, ठीक। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन एक ओल्ड क्लासिफिकेशन था, अब नहीं है, आउटडेटेड हो गया है। अब अपन को न्यू क्लासिफिकेशन याद रखना है, सीवियर, सम और नो डिहाइड्रेशन। किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में, उसके लिए अपन को 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। सिक यंग इन्फेंट में अपन 3 पॉइंट यूज करते हैं, तो जनरल कंडीशन, सेकंड संकन आइज, और थर्ड कंडीशन स्किन इलास्टिसिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्किन पिंच टेस्ट। जनरल कंडीशन में क्या देखते हैं अपन कि रेस्टलेस है, या इरिटेबल है, या फिर लेथार्जिक है। यदि रेस्टलेस और इरिटेबल है तो अपन कौन सी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सम डिहाइड्रेशन बोलेंगे इसको। और यदि लेथार्जिक है, ठीक है ना, कि मूवमेंट ओनली व्हेन द स्टिमुलेट, उसको स्टिमुलेट किया जाता है तभी मूवमेंट करा है, या कोई मूवमेंट नहीं करा, एकदम बिल्कुल बच्चा डल सा हो रखा है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, लेथार्जिक कंडीशन। ये लेथार्जिक है तो कौन सा टाइप का डिहाइड्रेशन है, सीवियर टाइप का डिहाइड्रेशन, ठीक है, और नो डिहाइड्रेशन है तो उसमें नॉर्मल होगा बच्चा। फिर अपन संकन आई की बात करें, ठीक है ना, आई एपियर संकन इन डिहाइड्रेशन, कि संकन आई का क्या मतलब होता है, ठीक है, जो आँख होती है, ठीक है ना, एक तो डार्क सर्कल दिखेगा और होलो लुक दिखेगा, ठीक है ना, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, संकन उपाय। और इसको अपन देखें, संकन आई को अपन कैसे एग्जामिन करते हैं, एक कंडीशन होती है कि जैसे यदि कोई बच्चा सीवियरली माल नरिश है, ठीक है ना, उसकी आंखें हमें से संकन टाइप दिखेगी,
ठीक है, बने उसमें डिहाइड्रेशन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, इसलिए सनकन आई एक तरह से लेस रिलायबल साइन है। पर इसके लिए अपन क्या करते हैं, सनकन आई का पता लगाने के लिए कंपेयर विद द मदर ऑब्जर्वेशन, मदर को पूछते हैं कि बीमार होने से बच्चा पहले इसकी आंखें और अभी की आंखों में क्या कोई फर्क आया है, ठीक है। तो ये अपन मदर का ऑब्जर्वेशन इसमें अपन चेक करते हैं, उस बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि सनकननेस ऑफ आई को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड क्या पॉइंट है, स्किन इलास्टिसिटी, स्किन पिंच टेस्ट। इसमें क्या अपन पिंच करते हैं स्किन, कहाँ की स्किन को, एब्डोमेन की स्किन को, वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को लोकेशन पता होनी चाहिए। और कितने टाइम तक अपन स्किन को होल्ड करते हैं पिंच करने के बाद, 1 सेकेंड के लिए, उसके बाद अपन रिलीज करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्किन को अपने पिंच कर रखा है, वो नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आने में उसको कितना समय लग रहा है। यदि नॉर्मल इमीडिएट आ रही, इमीडिएट रिटर्न हो रहा है, तो ये क्या कंडीशन इंडिकेट करती है, नॉर्मल, नो डिहाइड्रेशन। स्लो रिटर्न हो रही है, इसको 1 से 2 सेकेंड का समय लग रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, सम डिहाइड्रेशन। वेरी स्लो मीन्स मोर देन 2 सेकेंड का समय लग रहा है स्किन को नॉर्मल होने में, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन है, सीवियर टाइप का डिहाइड्रेशन है। तो ये अपन को इंटरप्रिटेशन हो गया। एक स्पेशल केसेस अपन को पता होने चाहिए, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि अपना यदि मान लो डायरिया के ऊपर केसेस आ जाए कि एक माल न्यूट्रिशन का बच्चा है, ठीक है, उसमें स्किन रिटर्न है वो स्लोली, ठीक है, होती है, नॉर्मल की बजाय स्लोली उसमें रिटर्न होती है। यदि बच्चे को डिहाइड्रेशन है नहीं, उसी कंडीशन में भी स्लो रिटर्न होता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पे बिना डिहाइड्रेशन के स्किन रिटर्न है वो स्लोली होती है, कौन सी कंडीशन, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन। ओवरवेट और एडिमा की बात करें कि यदि बच्चा डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, डिहाइड्रेशन बच्चे में प्रेजेंट है, फिर भी स्किन रिटर्न है वो इमीडिएटली हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन को, ठीक है, यदि ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अपन को स्किन इलास्टिसिटी टेस्ट करें तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, डिहाइड्रेशन को आइडेंटिफाई के लिए। फिर अपन बात करें कि क्लासीफाई करते हैं डिहाइड्रेशन को, ठीक है। तो क्लासीफाई के लिए कोई भी 2 साइन एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना, ये क्राइटेरिया है। कौन कौन से साइन है प्रेजेंट होंगे 2, तभी उसको अपन ने 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन, सम और नो। यदि बच्चा लेथार्जिक है मीन्स मूवमेंट ओनली व्हेन स्टिमुलेटेड, या नो मूवमेंट, लेथार्जिक। और सनकन आई प्रेजेंट है बच्चे में, या स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली मीन्स मोर देन 2 सेकेंड, इनमें से कोई भी 2 साइन प्रेजेंट है तो अपन कौन सी क्लासीफाई कैटेगरी में करेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन। और कलर कोडिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पिंक कैटेगरी का ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। एक बात अपन को ध्यान रखनी है कि बाकी जितने भी आईएमएनसीआई के अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी इलनेस डिजीज पढ़ते हैं, सब में पिंक कैटेगरी में सब में अपन रेफर करते हैं, पर डायरिया की कंडीशन रेफर नहीं करते हैं, आउट पेशेंट कंडीशन वहीं पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यदि पिंक कैटेगरी है तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए, कौन से, WHO का प्लान कैटेगरी सी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। और कितने अमाउंट में फ्लूइड है, क्या उसका डोज रहता है, ठीक है, क्या रेट रहता है, इसके लिए मैंने डायरिया के ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ जाके आप कंप्लीटली देख सकते हो कि प्लान सी कैटेगरी के ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। प्लस डायरिया के साथ में यदि बच्चे को कोई और सीवियर क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे सीवियर जॉन्डिस पर हो गया कि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन भी है और सीवियर जॉन्डिस भी है, उस कंडीशन में बचपन बच्चे को रेफर कर देना है। यदि सिर्फ और सिर्फ सीवियर डिहाइड्रेशन है तो बच्चे को रेफर नहीं करना है और प्लान सी कैटेगरी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। और यदि सीवियर डिहाइड्रेशन प्लस कोई और क्लासिफिकेशन, सीवियर क्लासिफिकेशन किसी और डिजीज का प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अर्जेंट रेफर कर देंगे बच्चे को टू द हॉस्पिटल विथ मदर गिविंग द फ्रीक्वेंट सिप ऑफ द ORS ऑन द वे। ये अपन मदर को बोलेंगे कि जब तक आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, ट्रेवलिंग के टाइम पे ORS कंटिन्यू बच्चे को पिलाते रहना। प्लस एडवाइज द मदर टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, के ब्रेस्ट फीडिंग को भी कंटिन्यू रखना है। अपन सेकंड देखें कि बच्चे में यदि रेस्ट जनरल कंडीशन देखी, रेस्टलेसनेस और इरिटेबल है बच्चा, और आई देखा तो सनकन आई प्रेजेंट है, अपन स्किन पिंच टेस्ट किया तो स्किन पिंच गोज बैक स्लोली मीन्स 1 से 2 सेकंड का समय लग रहा है। इसमें से यदि कोई भी 2 साइन प्रेजेंट है,
ठीक है ना। तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, सम डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है, गिव फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क फॉर द सम डिहाइड्रेशन। और सम डिहाइड्रेशन के लिए WHO की ट्रीटमेंट कैटेगरी कौन सी होती है, प्लान बी कैटेगरी। और एक कौन सा कलर कोडिंग ट्रीटमेंट है, येलो कैटेगरी का ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इस मतलब बच्चे को सम डिहाइड्रेशन है, ठीक है, तो अपन इसमें वहीं पे आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी पे अपन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और सम डिहाइड्रेशन के साथ में बच्चे को कोई और सीवियर क्लासिफिकेशन उस इन्फेंट में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अपन तुरंत बच्चे को रेफर कर देंगे हॉस्पिटल विद द मदर गिविंग द फ्रीक्वेंट सिप ऑफ द ORS ऑन द वे। प्लस क्या क्या एडवाइस करेंगे मदर को अपन, टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग एंड और व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, के रिटर्न कब होना है उसके रिगार्डिंग अपन बताएंगे बच्चे को, वो के बच्चे की माँ को। प्लस ठीक है, फॉलोअप कब करना है, इन 2 डेज। यदि बच्चे की हेल्थ में, इन्फेंट की हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो 2 डेज में फॉलोअप लेने के फॉलोअप के लिए आना है। और थर्ड देखे, कोई भी साइन जो अपने ऊपर साइन देखे, जनरल कंडीशन का, आइज का, ठीक है, स्किन पिंच टेस्ट का कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सी कैटेगरी होगी, नो डिहाइड्रेशन। इसमें अपन कौन से कलर कोडिंग ट्रीटमेंट हो गया, ग्रीन कैटेगरी का कलर कोडिंग ट्रीटमेंट हो गया। और इसमें क्या देते हैं, गिव द फ्लू टू ट्रीट द डायरिया एट द होम एंड कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग। कौन से टाइप, प्लान ए कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द WHO, ठीक है। और मदर को क्या देंगे कि एडवाइज द मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली। यदि कोई बच्चे में कोई यदि कंडीशन और वर्सन होती है तो तुरंत आपको रिटर्न होना है। और फॉलोअप के लिए बोलेंगे, फॉलोअप इन 2 डेज इफ नॉट इम्प्रूव। यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो 2 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आना है। ठीक है, अपना क्लासिफिकेशन हो गया सिक यंग इन्फेंट का, ठीक है। डायरिया का क्लासिफिकेशन, डायरिया में अपन क्या असेसमेंट करते हैं, डिहाइड्रेशन को असेसमेंट करते हैं। और डिहाइड्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीवियर, सम और नो डिहाइड्रेशन। फिर एक और चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे की यदि उम्र लेस देन 5 ईयर है, उस कंडीशन में अपन को एंटी डायरियल ड्रग यूज नहीं करना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। कौन कौन सी एंटी डायरियल ड्रग होती है, जैसे एंटी मोटिलिटी एजेंट की बात करें तो लोपेरामाइड हो गई, डाइफेनॉक्सिलेट हो गया, कोडिन हो गया, टिंक्चर ऑफ द ओपियम हो गया। एड्जॉर्बेंट की बात करें तो कोलिन हो गया, ठीक है। क्यों क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि इनका कोई भी बच्चों में रियल बेनिफिट तो नहीं है, प्लस डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकता है इन दवाइयों की वजह से, ठीक है। एंटी डायरियल ड्रग की वजह से साइड इफेक्ट हो सकता है, डेंजरस साइड इफेक्ट बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको अवॉइड करना है लेस देन 5 ईयर के बच्चों में। केस डिस्कशन करें अपन, ए 2 मंथ ओल्ड इन्फेंट, एज हो गया। सबसे पहले एज देखना आप लोगों को, कौन सा अपना फ्लो चार्ट अपन यूज करेंगे। ए 2 मंथ ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट विद द लेथार्जी, एक साइन हो गया, ठीक है ना। संकन आई दूसरा साइन हो गया, एंड स्किन पिंच रिटर्न वेरी स्लोली। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के तीनों साइन प्रेजेंट है। अपन ने क्या देखा था, कोई भी 2 साइन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको कौन सी क्लासीफाई कैटेगरी में करेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। कलर कोडिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, पिंक होगा। और पिंक में अपन WHO के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान का ट्रीटमेंट देंगे, प्लान सी ट्रीटमेंट देंगे। इसमें IV फ्लूइड देते हैं बच्चे इन्फेंट को। एक और केस की बात करें कि जतिन इज 6 वीक ओल्ड, एज हो गया, वेट है 4.5 kg नॉर्मल वेट है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई फीवर की कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। देन द फिजिशियन आस्क व्हाट आर द इन्फेंट प्रॉब्लम। व्हेन द फिजिशियन आस्क द मदर अबाउट द जतिन डायरिया, हर मदर रिप्लाइज दैट इट बिगन 3 days ago, मीन्स 3 दिन हुई डायरिया को। यदि 14 डेज हो जाते तो अपन कौन उसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। देयर इज नो ब्लड इन द स्टूल, नो ब्लड मीन्स डिसेंट्री भी नहीं है उसको। जतिन इज क्राइंग, ठीक है ना, ही स्टॉप क्राइंग when his mother put him to the breast, he began crying again when she stopped breastfeeding, means बच्चा है वो इरिटेबल है, रेस्टलेसनेस है, ठीक है। कभी कभार अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना, क्वेश्चन इरिटेबल है।
आईज लुक नॉर्मल, ठीक है, कि उसकी आंखें वो नॉर्मल है, संकनेस नहीं प्रेजेंट है। तो अपना एक साइन हो गया कौन सा, रेस्टलेसनेस और इरिटेबल, ठीक है। व्हेन द स्किन ऑफ हिज एब्डोमेन इज पिंच इट गोज बैक स्लोली, मीन्स सेकेंड साइन क्या हो गया, स्किन पिंच, ठीक है, स्किन टर्गिडिटी इसमें प्रेजेंट है। तो क्लासिफाई द इलनेस ऑफ दिस इन्फेंट अकॉर्डिंग टू द आइमेंशिया एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर दिस इन्फेंट। तो क्या हो गया कि अपने 3 साइन देखे थे, इसमें से 2 साइन प्रेजेंट है यहाँ पे। तीसरा साइन क्या था, आई में संकनेस थी, वो नॉर्मल है यहाँ पे। तो अपने देखा था कि कोई भी 2 साइन भी प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन सम डिहाइड्रेशन के, तो उसको कौन सी कैटेगरी में अपन क्लासिफाई करेंगे, सम डिहाइड्रेशन में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी अपन को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है ना। एक और अपन ट्रिकी क्वेश्चन की बात करें कि ए 2 month ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट विद द संकन आई अदरवाइज एक्टिव इन फीडिंग वेल एंड स्किन पिंच नॉर्मल। जनरल कंडीशन देखी तो बच्चा नॉर्मल है, और अपन स्किन पिंच देखा वो भी नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन प्रेजेंट है, ठीक है। क्लासिफाई द इलनेस ऑफ द दिस इन्फेंट अकॉर्डिंग टू द आइमेंशिया एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर दिस इन्फेंट। अपन ने क्या बोला था कि सीवियर कैटेगरी या सम डिहाइड्रेशन या सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए कम से कम 2 साइन होने जरूरी है, और यहाँ पे कितना, एक ही साइन प्रेजेंट है, इसलिए अपन, ठीक है ना, इनफ नहीं है कि इसको अपन सम डिहाइड्रेशन में क्लासिफाई करें, इसलिए कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, इसको नो डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी हमको अवेयर रहना है, और ऐसे टाइप का केस आए तो भी अपन इसको प्रॉपरली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। यंग इन्फेंट की बात कर रहे थे, जिसमें अपन क्या क्या चेक कर लिया अभी तक, असेस कर लिया, पीएसबीआई हो गया अपना, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया। फोर्थ कंडीशन क्या है, फीडिंग प्रॉब्लम या फिर लो वेट फॉर एज, ये अपन असेस करेंगे किसमें, सिक यंग इन्फेंट में। ऑल सिक यंग इन्फेंट मस्ट बी चेक्ड फॉर, इसमें ठीक है, फीडिंग एडिक्वेसी, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक, ठीक है, कि बच्चे की पोजीशन है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम वो प्रॉपर है, अटैचमेंट है वो प्रॉपर ये चेक करेंगे, और लो वेट फॉर एज, ये 3 पॉइंट है, ये अपन को चेक करने होते हैं जितने भी सिक यंग इन्फेंट आते हैं। सबसे पहले पीएसबीआई करेंगे अपन, फिर जॉन्डिस है कि नहीं बच्चे में, डायरिया है कि नहीं है, फोर्थ नंबर में अपन फीडिंग प्रॉब्लम और लो वेट फॉर एज चेक करेंगे। अपन इसकी बात करें क्लिनिकल असेसमेंट अपन कैसे करेंगे, तो इसके 2 पार्ट में असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या, हिस्ट्री लेंगे अपन और वेट असेसमेंट करेंगे, और पार्ट सेकेंड में ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट करेंगे इफ नीडेड, कि कौन कौन सी कंडीशन है अपन आगे देखेंगे जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट अपन करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 अपन कवर करेंगे हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में अपन क्वेश्चन पूछेंगे मदर से, इज द इन्फेंट ब्रेस्ट फीड, यदि उसका आंसर है यस तो अपन क्या पूछेंगे, हाउ मैनी टाइम्स इन 24 आवर्स, के एक दिन मीन्स 24 आवर में कितनी बार आप ब्रेस्ट फीड करवाते बच्चे को नॉर्मली, ठीक है। और फिर उसका मदर का क्या आंसर आता है उस पर डिपेंड करता है, पर अपन को नॉर्मल रिकमेंडेशन क्या रहता है, ठीक है, एटलीस्ट 8 टाइम पर डे, नॉर्मल बेबी है, इन्फेंट है, उसमें एक दिन में 8 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग वो करना चाहिए, और लो बर्थ वेट बेबी है उस कंडीशन में 10 से 12 टाइम पर डे उसको इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे, डज द इन्फेंट रिसीव अदर फूड, ठीक है ना, एंड ड्रिंक, ठीक है, लाइक एनिमल मिल्क, जूस, टी, वाटर, ये सब की क्या बच्चा रिसीव करता है, और ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, यदि यस आता है आंसर कि हाँ अदर फूड विद वहाँ अपने इन्फेंट को दे रही है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या आ गया कि कितने टाइम, हाउ ऑफन एंड हाउ मच, कितना और कितने टाइम दे रही है, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा जो फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या पूछेंगे अपन, हाउ ऑफन की फ्रीक्वेंसी क्या है, और हाउ मच की क्वांटिटी क्या है उसकी, ठीक है ना, और वेदर द मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द अदर फूड, के जो इन्फेंट है क्या अदर टाइप के फूड पे ही मोस्टली डिपेंडेंट है, ठीक है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, फोर्थ अपन ये थर्ड क्वेश्चन फिर में लुक फॉर देखेंगे, मैं लुक फॉर अल्सर और वाइट पैसेज इन द माउथ, इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रस, के बच्चे के अपन मुंह खोल के इसमें देखेंगे कि बच्चे को वाइट पैसेज या अल्सर टाइप का कुछ नहीं हो रखा है।
फिर उसके बाद अपन वेट असेसमेंट बच्चे का करेंगे, वेट असेसमेंट और एज, और वेट और एज के बेस में उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, यदि वेट फॉर एज बिलो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कौन, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेरी लो वेट हो गया उसका। बिटवीन -2 टू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है वेट फॉर एज तो अपन क्या बोलेंगे, लो वेट। और वेट फॉर एज, ठीक है ना, मोर देन -2 HD है तो नॉर्मल कैटेगरी में इसको क्लासीफाई करेंगे। तो ये अपना पार्ट 1 हो गया जिसमें हिस्ट्री टेकिंग से रिलेटेड हो गया। पार्ट 2 में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट करेंगे इफ नीडेड। ठीक है, तो है व्हेन टू असेस द, कौन कौन सी कंडीशन है जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग का असेसमेंट करेंगे। तो उसके लिए ये कि नो सकलिंग इफेक्टिवली, उस टाइम पर ब्रेस्ट फीडिंग का असेसमेंट करेंगे। या ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, लेस देन 8 टाइम पर डे, और इन्फेंट टेकिंग द अदर फूड ड्रिंक्स, ठीक है ना, लो वेट फॉर एज है, उस कंडीशन में अपन ब्रेस्ट फीडिंग का असेसमेंट करेंगे। या थ्रस प्रेजेंट है बच्चे में, ठीक है ना, अल्सर या वाइट पैसेज इन माउथ ऑफ द इन्फेंट प्रेजेंट है, या अर्जेंट रेफरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस कंडीशन में अपन ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट कर सकते हो। तो ये इंडिकेशन हो गए ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट के। और ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट में अपन क्या क्या देखते हैं, 3 पॉइंट देखते हैं। एक तो अटैचमेंट देखते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैचिंग। ठीक है ना, प्रॉपर अटैचमेंट एंश्योर द इफेक्टिव फीडिंग, के बच्चे का जब अटैचमेंट है, ठीक है ना, इन्फेंट का ब्रेस्ट के साथ वो कैसा है, प्रॉपर है तो ठीक है। फिर इफेक्टिव सकलिंग के अटैचमेंट के बाद वो इफेक्टिवली सक कर पा रहा है, ठीक है ना, स्लो डीप सक विथ सम टाइम पोज, यदि ये फॉलो हो रहा है तो अपन बोलेंगे गुड सकलिंग है। प्लस ओरल एग्जामिनेशन करेंगे, यदि बच्चे को अल्सर या कोई वाइट पैसेज वगैरह की कंडीशन है, ओरल थ्रस हो रखा है तो बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं कर पाएगा। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट में हम 3 कंडीशन मेजर करते हैं, और असेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशन, ठीक है ना, ये पॉइंट प्रेजेंट होंगे तभी अपन असेसमेंट करेंगे। फिर अपन एक देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में साइन ऑफ द गुड अटैचमेंट, के गुड अटैचमेंट को अपन कब बोलेंगे, कौन कौन से साइन प्रेजेंट होंगे तब उसको अपन गुड अटैचमेंट बोलेंगे। यहाँ एग्जाम दे रखा है, ये गुड अटैचमेंट का है और ये पुअर अटैचमेंट का है। गुड अटैचमेंट में क्या क्या फॉलो करना होता है, चिन टचिंग द ब्रेस्ट, यहाँ देख सकते हो चिन टचिंग द ब्रेस्ट, यहाँ पे गैप प्रेजेंट है, ठीक। और माउथ वाइड ओपन, यहाँ देख सकते हो माउथ है वो वाइडली ओपन है बच्चे का, और यहाँ पे बिल्कुल ही, ठीक है ना, वाइडली ओपन नहीं है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, लोअर लिप है वो आउटवर्ड टर्नेड है, इसमें वो नहीं प्रेजेंट है। मोर एरियोला विजिबल अबोव देन द बिलो द माउथ, के माउथ की लोकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है, एरियोला विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, गुड अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। तो ठीक है, तो इस डायग्राम के बेसिस पे आप देख सकते हो ये वाला पुअर अटैचमेंट का एग्जांपल है, ये वाला गुड अटैचमेंट का एग्जांपल है। फिर अपन फीडिंग प्रॉब्लम या लो वेट फॉर एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन में बोलते हैं लो वेट फॉर एज, को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू IMC 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। वेरी लो वेट या सेकेंड कैटेगरी लो वेट या फीडिंग प्रॉब्लम, इसको सेम कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और थर्ड कैटेगरी कौन सी है, नो फीडिंग प्रॉब्लम। तो 1 बाई 1 कैटेगरी को अपन टेबल से देखेंगे, ठीक है। तो यदि वेट लेस देन 1800 ग्राम, वो लेस देन 1.8 kg, ठीक है, इन इन्फेंट, और इन इन्फेंट लेस देन 7 डेज ओल्ड, के बच्चे की एज 7 दिन से कम है और उसका वेट लेस देन 1.8 kg है। या फिर वेट फॉर एज, ठीक है, अपने कैलकुलेट किया वेट फॉर एज, वो लेस देन -3 HD है इन इन्फेंट, और उसकी एज क्या है 7 डेज टू 59 डेज ओल्ड, ठीक है, 7 दिन से लेके 2 महीने का बच्चा है, ठीक है, उसमें वेट फॉर एज लेस देन 3 HD है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरी लो वेट, ठीक है। यदि अपन 7 दिन से छोटा बच्चा है तो उसमें वेट देखते हैं, यदि वेट लेस देन 1.8 kg है तो उसको अपन वेरी लो वेट बोलेंगे। और यदि 7 दिन से बड़ा है तो उसमें वेट फॉर एज देखेंगे, यदि वेट फॉर एज लेस देन -3 HD है तो अपन क्या बोलेंगे, वेरी लो वेट। और ट्रीटमेंट कैटेगरी क्या होगी, पिंक कैटेगरी होगी, जिसमें अर्जेंट रेफर किया जाता है। रेफर से पहले प्री रेफरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें
IM एंटीबायोटिक देते हैं, कौन सी, एम्पिसिलिन, अपने पहले देखा था कितनी डोज में, 50 mg पर kg, और जेंटामाइसिन कितना 7.5 mg पर kg, कैलकुलेट करके अपन ये डोज देते हैं। प्लस प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसेमिया, के ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है। प्लस एडवाइज द मदर ऑन कीपिंग द यंग इन्फेंट वार्म। तो ये प्री रेफरल ट्रीटमेंट हो गया। फिर एक इनमें से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट होती है, वो क्या इंडिकेट करेगी, फीडिंग प्रॉब्लम या लो वेट को इंडिकेट करेगी। जैसे अपन देखें, नॉट वेल अटैच टू द ब्रेस्ट, यदि बेबी है वो प्रॉपरली, इन्फेंट है वो ब्रेस्ट से अटैच नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, नॉट सकलिंग इफेक्टिवली, या फिर लेस देन 8 ब्रेस्ट फीड्स इन 24 आवर्स, रिसीविंग द अदर फूड और ड्रिंक्स, या थ्रस्ट प्रेजेंट है इन माउथ, लो वेट फॉर एज, की वेट फॉर एज है वो लेस देन -2 HD है, या फिर ब्रेस्ट या निप्पल में प्रॉब्लम है, कि ब्रेस्ट में एब्सेस हो रखा है, या एंगोर्जमेंट हो रखा है, या निप्पल इन्वर्टेड या इवर्टेड हो रखा है, ये कोई प्रॉब्लम है, इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो उसको अपन फीडिंग प्रॉब्लम या लो वेट की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, येलो कैटेगरी का ट्रीटमेंट रहेगा, जिसमें मदर को काउंसिल करेंगे, ठीक है ना। यदि कोई कोज प्रेजेंट है, जैसे थ्रस्ट की कंडीशन है, ब्रेस्ट या निपल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या बच्चे को अदर टाइप का फूड या ड्रिंक रिसीव कर रहा है, तो उस ट्रीट को फाइंड आउट करेंगे। प्लस यदि थ्रस्ट की कंडीशन प्रेजेंट है, तो थ्रस्ट को अपन कैसे ट्रीट करेंगे, हाफ स्ट्रेंथ जेनसन वायलेट यूज करेंगे। फुल स्ट्रेंथ अपन ने कहाँ यूज किया था, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कहाँ पे, अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन हुआ था तब, वहाँ पे कितना किया था 0.5%, और यहाँ पे कितना 0.25% जेंसन वायलेट, या फिर क्लोट्रीमेजोल माउथ पेंट ऑन द वाइट पैचेस, इसके थ्रू अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि फीडिंग प्रॉब्लम है उस कंडीशन, या थ्रस्ट है, उस कंडीशन में फॉलोअप कितने दिन में होगा, 2 डेज में फॉलोअप के लिए आना है। और यदि लो वेट फॉर एज की कंडीशन प्रेजेंट है, उस कंडीशन फॉलोअप आफ्टर 14 डेज, ठीक है। और ये फॉलोअप वाला क्या है, ये अपन एक टेबल में सब डिजीज का फॉलोअप देखेंगे, ताकि अपना कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो नो फीडिंग प्रॉब्लम, कब बोलेंगे, जब नॉट लो वेट फॉर एज, के वेट फॉर एज है वो मोर देन या इक्वल टू -2 HD है, और कोई अदर साइन ऑफ इनएडिक्वेट फीडिंग प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि नो फीडिंग प्रॉब्लम। और ट्रीटमेंट कैटेगरी क्या, ग्रीन कैटेगरी, जिसमें मदर को एडवाइस देंगे टू गिव द होम केयर फॉर द यंग इन्फेंट, प्लस प्राइज द मदर फॉर द फीडिंग द इन्फेंट वेल, ठीक है। ये ग्रीन कैटेगरी का ट्रीटमेंट हो गया। केस सिनेरियो की बात करें, ये 5 डे ओल्ड, ठीक है, एज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 डेज है ओल्ड, न्यूबॉर्न वेट कितना 1700 ग्राम, 1.7 kg, एंड ही इज ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेटली, के ब्रेस्ट फीडिंग तो नॉर्मली करा, पर उसका वेट है वो 1.7 kg है, और उसका एज क्या है 5 डेज है। क्लासीफाई द इलनेस ऑफ दिस इन्फेंट अकॉर्डिंग टू द IMINSAI एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर दिस इन्फेंट। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कि अपन क्या देखा था कि लेस देन 7 डेज की एज में यदि वेट 1.8 kg से लेस होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरी लो वेट, तो ये क्लासीफाई हो गया। ट्रीटमेंट कैटेगरी क्या हो जाएगी अपनी, पिंक हो जाएगी, ठीक है। एक और केस की अपन बात करें, ठीक, सेकेंड केस, ठीक, जतिन इज 6 वीक ओल्ड, अपना एज क्या है 6 वीक, ठीक, वेट है वो 4.5 kg, ठीक है, नॉर्मल है, टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल है, कोई भी इसको फीवर वगैरह की दिक्कत नहीं है। फिजिशियन आस्क व्हाट आर द इन्फेंट प्रॉब्लम, जतिन बच्चे का नाम क्या, जतिन, मदर सेड दैट द शी हैज नो डिफिकल्टी, ठीक है, फीडिंग हिम, कि उसको बच्चे को दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, मीन्स ब्रेस्ट या निपल प्रॉब्लम नहीं है। ई ब्रेस्ट फीड अबाउट द 5 टाइम इन 24 आवर्स, अपने क्या देखा था रिकमेंडेशन, कम से कम 8 टाइम होना चाहिए, तो एक पॉइंट ये हो गया, लेस देन 8 टाइम हो गया। शी गिव हिम काउ मिल्क, ठीक है, 3 टाइम बाई बोतल फॉर द लास्ट 10 डेज, मीन्स ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी उसको एक्स्ट्रा फीडिंग
प्रोवाइड की जा रही है। सेकेंड पॉइंट हो गया, द फिजिशियन यूज द वेट फॉर एज चार्ट एंड डिटरमाइन दैट द जतिन्स वेट इज 4.5 kg इज नॉट लो फॉर हिज एज। मीन्स ठीक है, 6 वीक की उम्र के हिसाब से 4.5 kg वेट नॉर्मल है। सिंस जतिन इज फीडिंग लेस देन 8 टाइम इन 24 आवर्स इज टेकिंग अदर फूड और ड्रिंक, द फिजिशियन डिसाइड टू असेस द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग के असेसमेंट में जतिन्स मदर एग्री टू ब्रेस्ट फीड नाउ, द फिजिशियन ऑब्जर्व दैट जतिन chin is touching the breast and his mouth is wide open, his lower lip is also turned outward and more areola is visible above than the below the mouth, means good attachment है। हाँ जी, अब देखेंगे क्या देखेंगे, सक्लिंग देखेंगे, his sucks are deep and slow, means good sucking है। ठीक है, good suckling present है। When the jatin stop the breastfeeding, the physician look in his mouth and he see no ulcer or white patches in mouth, कोई भी थ्रस नहीं प्रेजेंट है। तो अपन को इस इलनेस को क्लासीफाई करनी, तो इसमें अपन को दो साइन आइडेंटिफाई हुए, एक ब्रेस्ट फीडिंग है वो जिसका ड्यूरेशन होता है वो लेस है, ठीक है, जितना रिकमेंडेशन उससे लेस है, और सेकंड उसको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी अदर टाइप की फीडिंग उसको दी जा रही है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि इसमें कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, फीडिंग प्रॉब्लम की कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने फीडिंग प्रॉब्लम देखा ना, तो कोई एक भी साइन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसमें अपन फीडिंग प्रॉब्लम की आंसर हो जाएगा, येलो कैटेगरी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अपन ने क्या देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग का असेसमेंट कब करते हैं अपन, जब कोई कोई एक 8 पॉइंट देखे थे कि कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग का असेसमेंट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो लेस देन 5 टाइम और एक्स्ट्रा फीडिंग करता था बच्चा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी फीडिंग करता था, उस कंडीशन में अपन ने असेसमेंट भी किया किसका, ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट। ठीक है, जिसमें अपन गुड अटैचमेंट देखा, प्लस सकलिंग देखा कि गुड सकलिंग था, और थ्रस्ट देखा अपने। फिर नेक्स्ट है कि अपना, ठीक है, PSBI हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, फीडिंग प्रॉब्लम हो गया, या लो बर्थ वेट बेबी हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, इम्यूनाइजेशन स्टेटस। तो ये अब सब सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, सब ऑल सिक यंग इन्फेंट में सभी में अपन को इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करना है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, अपन क्या कितनी बात करें, 0 से 2 मंथ ओल्ड बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितना वैक्सीनेशन का शेड्यूल अभी तक फॉलो हुआ होगा, एक तो एट बर्थ वाला हुआ होगा और एक एट 6 वीक वाला हुआ होगा। दो समय का इसको वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। एट बर्थ पे कौन कौन से वैक्सीन होते हैं, BCG हो गया, OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस बी हो गया। एट 6 वीक पे बात करें, ठीक है, तो पेंटावेलेंट 1, OPV 1, FIP 1, PCV 1 और रोटावायरस वैक्सीन 1। ठीक है, तो ये यदि वैक्सीन स्टेटस देखेंगे कि ये वाली डोज एट बर्थ पे ये डोज ले रखी है और 6 वीक के टाइम पे, ठीक है, 6 वीक की एज पे ये डोज ले रखी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, डू नॉट गिव OPV 0 टू ए इन्फेंट हु इज मोर देन 14 डे ओल्ड, कि OPV है 0 डोज है, एट बर्थ पे नहीं लगाई, तो फिर 2 वीक के बाद बच्चे में OPV 0 डोज यूज़ नहीं करना है। फिर क्या करना है अपन को, एट 6 वीक पे जो नॉर्मल अपन OPV फर्स्ट डोज देते हैं वो देनी है। और हेपेटाइटिस बी यदि मिस हो रखा है, ठीक है ना, तो हेपेटाइटिस बी यदि एट बर्थ वाली डोज मिस हो रखी है, शुड बी गिवन एट द बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विथ इन 24 आवर ऑफ बर्थ के। एट बर्थ में मिस हुई है तो विथ इन 24 आवर देना है। इस चीज़ का अपन को एट बर्थ वाली डोज का ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट हो गए अपने, ठीक है। फिर अपने था कि फॉलो अप विजिट, कि अपने हर किसी इलनेस में देखा था फॉलो अप करना आते, मदर को फॉलो अप के लिए बोलते हैं, ठीक, तो वहाँ पे अपन भूल सकते हैं, तो अपन ने साथ में याद कर लिया कि जैसे न्यूमोनिया की कंडीशन है, जैसे हमने PSBI देखा था, PSBI में क्यों, तो अर्जेंट रेफर करके ट्रीट वहाँ पे एडमिट कर देंगे, तो उसमें फॉलोअप की जरूरत रहेगी नहीं। सेकंड कंडीशन क्या थी, न्यूमोनिया। नो न्यूमोनिया में वैसे होम ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो न्यूमोनिया की कंडीशन में फॉलोअप कितना, 2 डेज का। लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में 2 डेज, जॉन्डिस की कंडीशन में 2 डेज, डायरिया की कंडीशन में 2 डेज, एनी फीडिंग प्रॉब्लम है उस कंडीशन में 2 डेज, ये थ्रस हो रखा है बच्चे को 2 डेज,
बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिक यंग इन्फेंट में अपन फॉलोअप 2 दिन का होता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, जहाँ 14 डेज के बाद फॉलोअप होता है कौन सी, लो वेट। यदि लो वेट की कंडीशन है, ठीक है, क्लासीफाई में लो वेट की क्लास में अपन क्लासीफाई कर रखा बच्चे को, उस कंडीशन में 14 डेज के बाद फॉलोअप होगा। कौन कौन से मेथड अपन बताएंगे कि बच्चे को, मदर को कैसे टीच करेंगे, बच्चे को वो हम कैसे रखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे यदि बच्चा लो बर्थ वेट की, ठीक है, या उसका लो बॉडी टेम्परेचर है, उस कंडीशन में अपने क्या एडवाइस देंगे, ठीक है ना, डू नॉट बाथ द यंग इन्फेंट, के उसको बाथिंग नहीं करवाए, तो क्या करवाए, स्पंज, ठीक, स्पंज के साथ उसको क्लीन करे, और उस टाइम जो पानी यूज करे वो कैसा होना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है, तो गुनगुना गर्म हो जिसको अपन बोलते हैं, वैसा पानी हो, उस स्पंज के साथ बच्चे को क्लीन कर लो इन्फेंट को। प्लस प्रोवाइड द स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर, एज मच एज पॉसिबल, दिन के टाइम में भी, नाइट के टाइम में भी, जब भी हो उसको KMC प्रोवाइड कराओ, ठीक है। एक किसी कोई कंडीशन हो जहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट पॉसिबल नहीं हो, उस कंडीशन में अपने बच्चे को वार्म कैसे रख सकते हैं, ठीक है, कीप द रूम वार्म, के रूम का टेम्परेचर हो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो, विथ ए होम हीटिंग एडवाइस, किसी भी ठीक है डिवाइस का यूज करके अपन उसको रूम का टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री मेंटेन कर सकते हैं। क्लोथ द बेबी इन 3 to 4 लेयर का बच्चे को क्लोथिंग करवाए, ठीक है, तो कवर द हेड, हैंड्स, फीट विथ द कैप, हेड को कैप से कवर करो, हैंड्स को ग्लो से कवर करना है, और फीट को सॉक से कवर करना है। लेट बेबी एंड मदर लाई टुगेदर, हमेशा इनको साथ रखना है, ऑन ए सॉफ्ट एंड थिक बेडिंग पे। प्लस कवर द बेबी एंड द मदर विद द एडिशनल ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं, सॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इन कोल्ड वेदर के टाइम पे, ठीक। तो ये चीज़ों का अपन मदर को टीच कर सकते हैं कि घर एट होम पे बच्चे को वार्म रखने के क्या क्या मेथड हो सकती है। ये भी एग्जाम पूछ सकते हैं अपन, जैसे बोलते हैं कि टीच द मदर टू कीप द बेबी वार्म, ठीक है, तो कैसे कैसे रखेंगे, तो अपन को पता होना चाहिए कि ये पॉइंट अपन उस टाइम वाइवा में हो अपन बता पाए।